पिछली बार जहां पे ईरान और यूएसए का वॉर आके रुका था, जब एक तरफ से बहुत ज्यादा धमकियां दी जा रही थी, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग के कौन था ये जो धमकाया जा रहा था, इस टाइप की धमकियां दी जा रही थी कि ऑयल फैसिलिटीज खत्म कर देंगे, तुम्हारी ब्रिजेस खत्म कर देंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, पूरी इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स उसको खत्म कर देंगे। बेसिकली अगर आप इसको ट्रांसलेट करो तो वो ये था दैट वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। आज के डेट में तो एमओयू होकर कोलैप्स भी हो चुका है एंड हम फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं जैसे कुछ महीने पहले थे। स्थिति एकदम ऐसे ये है क्योंकि सेम डिट्टो ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड यही सेम थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। एंड आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछो तो वॉर में और भी ज्यादा बुरी स्थिति है। और भी बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि ये वॉर एक्सपैंड हो चुका है, यहाँ पे नए देशों की एंट्री हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हुथीज फ्रॉम येमेन, ये लोग एंटर कर चुके हैं वॉर। किसके अगेंस्ट? सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। अब ये बेवकूफी सऊदी अरेबिया ने करी जब उसने जाके येमेन के अंदर सना एयरपोर्ट को अटैक किया। तब से इन दोनों के बीच में हम एस्केलेशन ही देख रहे हैं। सबसे पहले जो अंसार अल्लाह है, उनका एक्चुअल ऑफिशियल नेम हुतीज भी कहा जाता है उनको, उन्होंने ये बोला कि जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है ना, सऊदी अरेबिया, आप यहाँ से अपना बहुत सारा ऑयल निकालते हो, बहुत कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आपका, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, आपके लिए बंद कर देते हैं। तो सऊदी अरेबिया को देखो मैप के ऊपर, ये अपना मेजर एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू करता था। अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई मैं वहां से मेजर अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने जाके येमेन को बॉम्बार्ड कर दिया। एंड किसके आशीर्वाद के साथ किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आशीर्वाद के साथ। बट इवन दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज था, सऊदी अरेबिया काफी हद तक बचा हुआ था क्योंकि उनकी एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जिसके थ्रू वो ऑयल पंप कर सकते हैं टू दी अदर कोस्ट एंड वहां से अपना काफी सारा ऑयल निकाल सकते हैं थ्रू बाब अल मंदब स्ट्रेट। एक तरफ इलेक्शन युद्ध, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर इशू, और तो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स भी हिल रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिससे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, क्लॉड। जॉब करते हो, क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हो, जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था अब एक दिन में हो रहा है, और क्लाइंट स्पीड के साथ क्वालिटी से भी खुश है। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है, कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेज़न जानता है, इसलिए बिलियंस लगा रहे हैं ये लोग। अब आपका जानना जरूरी है, इसलिए आप ना पीछे रह जाओ, इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग इस सैटरडे और संडे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च कैसे मिनटों में की जाए, बिना एक लाइन कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाएं, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाएं खुद से, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बनाना है। आउटस्किल ने इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वो जीत जाता है। एंड गाइस, आउटस्किल की वर्कशॉप को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही काम की चीज है ये। अब आप ये ग्राफ में देख सकते हो कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तब से सऊदी अरेबिया ने दबा कर ये बाब अल मंदब स्ट्रेट से अपना ऑयल एक्सपोर्ट किया है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बंद हो गया तो फिर सऊदी अरेबिया का गेम खत्म, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, बिकॉज इनके पास और भी तरीके हैं जिसके थ्रू ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुएज कैनाल के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजिप्ट के थ्रू एक पाइपलाइन ले जा सकते हैं, वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा। तो एस्केलेशन और ऐसे होती है कि जो हुतीज हैं वो टारगेट कर देते हैं सऊदी अरेबिया के 2 ऑयल टैंकर्स जो यहाँ से रेड सी से गुजर रहे होते हैं, बेसिकली ये बताने के लिए कि भाई आपका ऑयल यहाँ से नहीं निकल पाएगा, हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सऊदी अरेबिया और एस्केलेट करता है, जो येमेन का पोर्ट है हुदैदा उसको जाकर टारगेट करता है। तो टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स में अंसार अल्लाह यानी कि हुथीज भी सऊदी अरेबिया को अटैक करते हैं। एंड ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि हम तो सब कॉन्टिनेंट में बैठे हैं तो हम तो इस सबसे शील्डेड हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग जाके अटैक करते हैं अरामको की रिफाइनरीज को, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द एंटायर वर्ल्ड, उसको जाके अटैक किया। और भी कई टारगेट्स हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनको जाकर अटैक किया। एंड इराक से भी सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ है। तो भाई ये वॉर तो एक्सपैंड हो चुका है। यूएसए भी रिलेंटलेस है, वो भी ईरान के ऊपर बमबारी करने से चूक नहीं रहा है, ऑल्दो पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा बमबारी हुई नहीं है। तो क्या क्या अटैक कर रहे हैं? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं, ब्रिजेस को अटैक कर रहे हैं, एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक कर रहे हैं, एंड जो की पोर्ट्स हैं सच एज बंदर अब्बास उनको अटैक कर रहे हैं। तो मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में जो इनके वहां पे आइलैंड्स हैं, जो कोस्ट के पास जो जगहें हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड काफी सारे सिविलियंस भी मारे जा चुके हैं।
एंड ये सब सीज फायर कोलैप्स होने के बाद की बात है। ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने रिटेलिएशन में हिट करें कुवैत के अंदर पावर एंड वाटर प्लांट्स। अब कुवैत से तो इतनी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी जमकर रिबेलियन कर रहे हैं कुवैती लोग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखो, ये जो पावर प्लांट्स को हिट करना, वाटर प्लांट्स को हिट करना, ये बहुत ही डेंजरस टेरिटरी है। मतलब अगर ये सब एस्केलेट होके कंटिन्यू करता है, इवन दो इसी मात्रा में होते रहे बट लंबे टाइम तक होते रहे, तो ये जो पूरा रीजन है ये काफी साल पीछे चला जाएगा एंड एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया भी काफी साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। अब इसमें सबसे मेजर बात तो ये है कि इजराइल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अटैक कर रहा, वो यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो ईरान के पास है एंड उनको अटैक करना भी ज्यादा आसान है। उनके पास कई नंबर ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं जो इनको यूएस बेसिस को टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि वो विद इन रीच हैं ज्यादा। तो ये बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इराक, इन सब के अंदर जितने भी यूएस बेसिस हैं उनको अटैक किया जा रहा है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि यूएई के अंदर कुछ बेसिस हैं यूएस के, उनको भी अटैक किया है। अब जॉर्डन के ऊपर भी अटैक किया, ये बहुत नोटेबल है क्योंकि ये ईरान से थोड़ा सा दूर है, बट बिकॉज आसपास के जो बेसिस हैं वो बहुत भारी मात्रा में अटैक के अंदर आ रहे थे बाय ईरान, तो यूएस ने अपना काफी सारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया था। अब तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि काफी कुछ यहां से उठाकर वो लोग इजराइल शिफ्ट करने वाले हैं। अब जॉर्डन के ऊपर एक नोटेबल अटैक ये था जहां पे 3 यूएस के सोल्जर्स मारे गए, काफी घायल भी हुए। अब एग्जैक्टली क्या क्या ईरान ने हिट किया, क्या क्या ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने डैमेज किया, उसके ऊपर 2 मिनट में आते हैं। बट एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज्ड दिख रही है यहाँ पे ईरान की, कि पहले वो बड़े बड़े एसेट्स ही टारगेट कर रहे थे, जैसे रेडार्स टारगेट कर लिए, ठीक है, वहां पर जितने भी मिसाइल साइलोज थे, म्यूनिशंस थी, उनको टारगेट किया। अब लेटेस्ट एस्केलेशन ये है ईरान की तरफ से कि जहाँ पे बैरक्स है, जहाँ पे बेसिकली सोल्जर्स रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उनको भी अटैक किया। अब ये मेजर एस्केलेशन इसलिए है क्योंकि अभी तक तो टिट फॉर टैट चलता था। अभी तो आप ईरान के ऊपर जो अटैक करते थे तो ईरान लाइकवाइज अटैक करता था, शायद थोड़े कम भी करता हो, क्योंकि आपने तो वहां पे जाके स्कूल्स को भी बॉम्बार्ड किया, पर ईरान ने जाके किसी भी देश में, किसी भी सिटी में, कहीं भी ऐसे लंबे चौड़े सिविलियन टारगेट्स को नहीं टारगेट किया सच एज स्कूल्स। तो ये थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहां पे ईरान ज्यादा भारी स्ट्राइक्स कर रहा है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो सारी चीजें टारगेट कर रहा है जो उसने पहले टारगेट नहीं की थी। इससे ये भी हमें समझ में आता है कि यूएस बेसिस के अंदर जितने भी लिमिटेड टारगेट्स थे, देखो एक एयरबेस है, ठीक है, वहां पे क्या क्या चीजें होंगी, वहां पे आपके रेडार्स होंगे, हैंगर्स होंगे, आपके म्यूनिशन साइट्स होंगी जहाँ पे आप बहुत सारा स्टॉक पाइल रखते हो, फिर एंड में आएंगे बैरक्स जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। वो एक ऐसा टारगेट है जिसको टारगेट करके आपको सबसे कम रिटर्न मिलता है कि भाई वो तो सोल्जर्स हैं, उनको मार के इतना क्या फायदा जब आप बाकी सब चीजें पूरा एयरबेस ही डिसमेंटल कर सकते हो। बट बिकॉज ईरान इज गोइंग आफ्टर द बैरक्स नाउ, तो ये साइन है कि भाई अब देयर इज नथिंग होल्डिंग अस बैक। दूसरा ये भी साइन है कि और बाकी जो टारगेट्स थे वहां पे उन बेसिस में वो शायद खत्म ही हो चुके हैं। एक और जो ईरान ने थोड़ा और एक्सपैंड किया अपना टारगेट, वो ये है कि सीरिया के अंदर एक यूएस का स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, उसको भी टारगेट किया उन्होंने। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ट्रंप भी सीरिया को पुश कर रहा है कि भाई तुम जाओ, ठीक है, अल जोलानी को बेसिकली पुश कर रहा है कि तुम जाओ और हिजबुल्लाह को अटैक करो, क्योंकि इजराइल से तो नहीं संभल रहे वो लोग। इसके अलावा ईरान ने बहरीन के अंदर अटैक किया अमेजोन के एक डेटा सेंटर को, जो कि काफी सारा डेटा देता है टू सेंटकॉम। अब देखो ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका हाइड कर रहा है कितने कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, उन सबको हाइड कर रहा है। मतलब कभी कुछ रिपोर्ट आती है, कभी कुछ रिपोर्ट आती है। अभी लेटेस्ट तो CNN की रिपोर्ट ये बता रही है कि 18 ट्रूप्स टोटल मारे गए हैं एंड 624 वुंडेड है। एंड ये कितनी सारी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं यूएस बेसिस की, जिससे ये पता चल रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। इनफैक्ट वन कुड इवन से कि ईरान यहाँ पे शतरंज खेल रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि जितने भी आसपास वाले बेसिस हैं उन सबको टारगेट कर लिया, उनको एकदम ऐसा बना दिया कि आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। इससे ये समझ में आ रहा है कि ईरान फोर्सिबली अब अमेरिका को यहां से इस पूरे रीजन से हटा देगा। ये IRGC के स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर, यानी कि 6 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक उन्होंने अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ये सब कुछ बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा समराइज करके आपको बताते हैं। कई सारे रेडार्स उन्होंने डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रेडार्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को खत्म कर दिया है, 6 पेट्रियट डिफेंस रेडार्स, 7 एयर मिसाइल्स डिफेंस रेडार्स, 8 अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग रेडार सिस्टम्स। इनफैक्ट ये बड़ी नोटवर्दी बात थी कि यूएस बेसिस जब टारगेट हो रहे थे ना कुछ वहां पे एयर रेड्स के सायरन भी नहीं बज रहे थे। ये पर्टिकुलर हालत है, मतलब वहां पे जो ट्रूप्स हैं उनको कोई एडवांस्ड वार्निंग नहीं मिलती कि भाई कोई मिसाइल लॉन्च हुई है ईरान के तरफ से, सीधा बॉम्बार्डमेंट होती है। एंड ये यूएस बेसिस की हम बात कर रहे हैं, किसी शहर की नहीं बात कर रहे हैं। सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेंटर्स 3, 6 फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेंटर्स, 12 फ्यूल टैंक्स,
17 वेपन्स एंड पार्ट स्टोरेज डिपोज, काफी सारे मिसाइल डिपोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 6 MQ-9 जो ड्रोन्स होते हैं उनको जहां पे रखते हैं हैंगर्स, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। F-15 के जो शेड्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक P-8 एयरक्राफ्ट का हैंगर, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म होता है उसको भी खत्म कर दिया है। 4 हाइमार्स मिसाइल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली अमेरिका के पास इतनी मिसाइल शॉर्टेज है कि ये लोग हाइमार्स सिस्टम जो ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको यूज कर रहे थे, तो उनको भी ईरान ने काफी हद तक अब खत्म कर दिया है। जो पेट्रियट डिफेंस को चलाने के कॉम्प्लेक्सेस होते थे उसको डिस्ट्रॉय किया है। मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को, फ्यूल पंपिंग स्टेशंस को, इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स को, जो जितने भी फ्लाइट के शेल्टर्स होते थे वो, टेक ऑफ एंड लैंडिंग रैम्प्स तक खत्म कर दिए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स जो ऑन द ग्राउंड थे, 17 रिकॉनेसेंस एंड ऑपरेशन ड्रोन्स जिसमें से 8 एकदम ब्रांड न्यू थे उसको खत्म कर दिया है। एक F-15 जेट, एक P-8 प्लेन, 1 C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 8 रिफ्यूलिंग प्लेन्स, 8 हेवी हेलीकॉप्टर्स एंड 6 रिजर्व मिसाइल्स। मतलब इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम कि इसका कॉस्ट क्या होगा। एंड ये तो पीट हेग्सेथ, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह लो, वॉर मिनिस्टर कह लो, उस देश में आजकल क्या क्या हो रहा है कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। वो खुद ही बता रहा है कि सिर्फ इस वॉर के अंदर $37 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खर्च कर चुका है। दिस इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज डिफेंस बजट। एंड इंडिया का डिफेंस बजट कोई कम नहीं है, काफी टॉप में ही आता है हमारा। एंड साथ में अब सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि ईरान के अंदर इन्होंने जो भी डिस्ट्रक्शन किया, बहुत फटाफट ईरान उस सबको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। एंड ईरान के स्पोक्स पर्सन ये भी बता रहे हैं कि अब तो उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी और इंप्रूव कर लिया है। अब ट्रंप ने लंबी चौड़ी धमकियां दी थी, बट एज ऑलवेज उसका टाको मोमेंट हो गया। एंड यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता रहा है कि रीजन क्या था उसका रीजन ये है कि इनका जितना भी स्टॉक पाइल था मिसाइल्स का, ठीक है, वो खत्म होते जा रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकली लो लेवल पे है। चलो आके देखते हैं कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या बता रहे हैं हमें। तो ऑफ कोर्स अमेरिका के पास बहुत सारे टाइप की मिसाइल्स हैं, बट 7 उसमें से क्रिटिकल है। सबसे पहले तो टॉमाहॉक मिसाइल्स, ये वही मिसाइल है जिसने मिनाब के अंदर उस स्कूल को टारगेट किया गया था। एंड देखो इस पे कोई भी डाउट नहीं है कि वो इंटेंशनल स्ट्राइक थी, क्योंकि ये जितने भी मिसाइल्स होती है ना, इनके आगे कैमराज रहते हैं, तो ये लाइव फीड डिलीवर करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाके हिट करने वाली है ये पर्टिकुलर मिसाइल्स। तो टॉमाहॉक बताया जा रहा है कि बिफोर द वॉर इन्वेंट्री थी 3100 एंड 1000 से ज्यादा उन्होंने खर्च कर दी। इसका मतलब अराउंड 2000 के आसपास इनके पास बची हुई हैं मिसाइल्स। एक मिसाइल का कॉस्ट है $2.6 मिलियन। एंड इस साल मतलब 2026 में कितनी डिलीवर होंगी? सिर्फ 207। फिर दूसरी जो ऑफेंसिव मिसाइल है इनके पास वो है जैज़म मिसाइल। ये इनके पास 4400 मिसाइल्स थी इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है, 1100 से ज्यादा खर्च हो गई। तो अगेन मान लो 3000 बची है इनके पास। 3000 के अगेंस्ट इस साल कितनी आएंगी 2026 में? 484। अब आ जाओ एक और टाइप की ऑफेंसिव मिसाइल के ऊपर, PRSM। ये इनके पास थी 90, सिर्फ 90 थी, जिसमें से 70 खर्च कर चुके हैं, मतलब हार्डली कुछ बचा है इनके पास। इस साल डिलीवर कितनी होंगी? सिर्फ 70। अब डिफेंसिव मिसाइल्स के ऊपर आ जाओ, जैसे कि थार्ड, तो 360 थी, ऑलमोस्ट 290 इन्होंने खर्च कर दी अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। तो थार्ड तो हार्डली कुछ बची। एंड इस साल में कितनी आने वाली है? 92 सिर्फ। फिर पेट्रियट पे आ जाओ, तो पेट्रियट थी 2330, जिसमें से 1400 यूज हो गई वॉर के अंदर। और आने वाली कितनी है इस साल में? 172 ओनली। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट का नंबर भी है कि 2027 में इन्होंने कितना रिक्वेस्ट किया है, बट देन अगेन वो तो तब आएंगी ना जब रेयर अर्थ मिनरल्स आएंगे चाइना से। सिमिलरली आप देख सकते हो SM-3 SM-6 मिसाइल्स, ये तो थी 410, जिसमें से 250 आपने यूज कर ली। एंड आने वाली कितनी है इस साल में? सिर्फ 52। तो ये सब बताने का मतलब ये था कि इनके पास एम्यूनेशन बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। एंड सिर्फ एक वॉर तो लड़ना नहीं है आपने तो कंटिन्यूसली वॉर लड़ने हैं। एंड ये तो वॉर आपका मेन था भी नहीं। आपको तो मेन तैयारी किसके लिए करनी है? चाइना के खिलाफ लड़ाई करने की। तो चाइना भी साइड में बैठे बैठे खुश हो रहा होगा कि भाई इनके पास मिसाइल्स तो बच नहीं रही। एक एक मिसाइल जो वो ईरान के अगेंस्ट यूज करते हैं इज वन लेस देन वो चाइना के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एंड देखो पहले कितने सारे आर्टिकल्स आते थे कि ईरान की इतनी कैपेसिटी है, इतनी मिसाइल्स हैं। अब कोई भी नहीं उसके बारे में बात करता। एवरीवन नोज कि उनके पास अंडरग्राउंड साइलोज इतने सारे हैं कि वो वहां पे दबाकर ड्रोन एंड मिसाइल प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर ये और चीज ऐड कर लो कि ये इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करती है एक एक मिसाइल। एंड जो ईरान के ड्रोन्स हैं या ईरान की मिसाइल्स हैं, दे कॉस्ट ओनली अ फ्रैक्शन। अब खतरनाक बात तो ये है, ये मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी की बात मुझे लगती है। एंड इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बिकॉज ट्रम्प कहता है कि हम ले लेंगे, खार्ग आइलैंड ले लेंगे। एंड एक्चुअली बात चल रही है जो ईरान के ऊपर इतनी बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं
स्पेशली क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो शहर हैं, गांव हैं वहां पर, एंड खास तौर पे जो ब्रिजेस को टारगेट कर रहे हैं। लोग बहुत सारे ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ग्राउंड इन्वेजन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम आपको पहले भी बता चुके हैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कि आज के डेट में जब आप सैटेलाइट से सब कुछ देख सकते हो, आज के डेट में जब ड्रोन्स एंड मिसाइल्स कहीं भी पिन पॉइंट तरीके से टारगेट कर सकती हैं, ग्राउंड इन्वेजन करना सुसाइड है। अब ये वॉर एक्सपैंड और ऐसे हो रहा है कि यूक्रेन ने जाके टारगेट कर दिए ईरानियन वेसल्स को, एंड ईरान का ये कहना है कि यूक्रेन ने ये किया है एट द बिहेस्ट ऑफ इजराइल। देखो बिल्कुल हो सकता है, एंड ईरान कह रहा है हम रिटेलिएट करेंगे, बट मेरा तो सवाल है क्या रिटेलिएट करोगे? रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चालू है, यूक्रेन के ऊपर ऑलरेडी इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, रशिया जो वहां पे कर रहा है, आप एडिशनल और क्या कर लोगे? रोज के रोज वहां से खबर आती है। अभी लेटेस्ट तो जो एक बहुत ही डेडली ड्रोन अटैक फिर से कैरी आउट किया यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट, तो ये वॉर तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसमें एग्जैक्टली क्या अपडेट्स हैं, आई थिंक वो तो सेपरेट वीडियो बना के बताना पड़ेगा आपको, बट ये क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो इस वॉर में इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि यूरोप इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, यूक्रेन चाहता है यूरोप इन्वॉल्व हो जाए, इजराइल चाहता है यूरोप इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, इनको फैलाना है वॉर। अब देखो इजराइल इज रनिंग द शो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका आपको अंदाजा इससे लग जाएगा कि यूएस और सऊदी की डील होती है एक न्यूक्लियर डील, ठीक है, उसके बाद ट्रंप जाके उस पर कंडीशन लगा देता है डील होने के बाद कि ये तभी वैलिड है ये डील अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लेता है रिलेशनशिप। एंड ईरान भी वार्निंग दे चुका है ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो यूएस के बॉम्बर्स हैं वो ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के एयरबेसेस यूज कर रहे थे। तो अब ईरान का कहना है कि भाई आप उनको अपने एयरबेसेस दे रहे हो यूज करने के लिए, जो एयरक्राफ्ट हमारे अगेंस्ट यूज हो रहे हैं बॉम्बार्डमेंट के लिए, तो भाई आप भी लेजिटिमेट टारगेट बन जाओगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब यूएसए सेपरेट लड़ाई लड़ रहा था जापान के अगेंस्ट, यूरोप के अंदर एक पूरा वॉर चल रहा था। तो आज के डेट में भी अगर आप देखो तो भाई दो साइड्स क्लियरली हैं। एक है यूएस लेड साइड जिसमें यूरोप भी आ गया, ठीक है, इजराइल आ गया, एंड एक तरफ है रशिया, चाइना, ईरान, एंड ये दोनों वॉर्स हैं अब ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दिस यूक्रेनियन अटैक ऑन एन ईरानियन वेसल। तो जब आप ये देखते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी एंड कैसा वॉर शेप अप कर रहा था, यू नो, इन सेपरेट ज्योग्राफीज इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड जब आज के डेट में आप देख रहे हो तो सवाल तो यही उठेगा, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 में हैं ऑलरेडी? क्या जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब क्या ये लोग मानेंगे कि भाई हम वर्ल्ड वॉर 3 में थे? क्योंकि आपका जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो उसमें तो सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है वॉर में, ठीक है, आपका रशिया यूक्रेन तो काफी हद तक यूरोप भी इन्वॉल्व हो गया वॉर के अंदर, एंड जो यूक्रेन वॉर है वो तो एक प्रॉक्सी वॉर है ना, उसको तो पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। एंड दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता आप और हमारे लिए तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वहां पर सऊदी अपना ऑयल नहीं निकाल पा रहा बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, तो भाई खास तौर पे जो हैवी क्रूड है जिससे एविएशन फ्यूल बनता है, डीजल बनता है, वो तो काफी शॉर्टेज में आ सकता है। एंड अब ईरान और ओमान के बीच में फिर से टॉक्स चालू हो गई हैं, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से टोल कलेक्ट करना चालू करेंगे? क्योंकि एमओयू तो ये कह रहा था कि भाई 60 डेज के लिए नहीं कलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, पर एमओयू तो अब कोलैप्स हो चुका है। एंड सबसे बड़ा सवाल तो हम यही सोचते हैं कि भाई क्या होगा नेक्स्ट। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, अपनी एनालिसिस नहीं दे रहा। वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप फंस चुका है, ही इज ट्रैप्ड। उसके पास 3 मेन ऑप्शन है, या तो मिलिट्री एस्केलेशन करे, अगर ऐसा करता है तो भाई फिर तो हैवक है, फिर तो पूरी दुनिया बहुत साल पीछे जाने वाली है, क्योंकि आप टारगेट करोगे पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज। ईरान ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई हम फिर रीजन की फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। मिसाइल्स भी बहुत लो हैं अमेरिका के पास, तो ये ऑप्शन फीजिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ट्रंप लॉन्ग गेम प्ले करे, जो तब से ही लॉन्ग गेम चल रही है कि भाई और सैंक्शंस लगाओ और ब्लॉकेड इंपोज करो ईरान के ऊपर, इनका ऑयल मत एक्सपोर्ट होने दो। बट ये बहुत स्लो है, एंड इसमें पता चला यूएस की इकोनॉमी ही ना विथस्टैंड कर पाए प्रेशर, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। तीसरा ऑप्शन जो पूरी दुनिया के लिए बेस्ट रहेगा वो ये है कि ट्रंप डिक्लेयर कर दे विक्ट्री कि भाई हमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, एंड वहां से विड्रॉ कर जाए। बट क्या इजराइल उसको ऐसा करने देगा? प्रॉब्लम ये है कि अभी चीजें काम डाउन नहीं हो रही, चीजें एस्केलेट ही हो रही है, एंड ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन भी बन जाता है जैसा लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद रहेगा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद रहेगा। सवाल तो ये है क्या वर्ल्ड इकोनॉमी इसको झेल पाएगी? एंड गाइस, आउटस्किल की वर्कशॉप को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही काम की चीज है ये।